जस्ट इमेजिन कि आप 90 के दशक के एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हो और आपने लाखों रुपए स्टॉक मार्केट में लगा रखे हैं और एक सुबह आप नींद से उठते हो और आपको पता चलता है कि आपके सारे पैसे डूब चुके हैं। देयर इज़ नो कमिंग बैक। कुछ इसी तरह देश के लाखों लोगों का पैसा एक साथ डूबा था 1992 में एक्सपोज्ड हुए स्टॉक मार्केट घोटाले में, और इस घोटाले को अंजाम दिया था हर्षद मेहता ने। वही हर्षद मेहता जिसको स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन कहा जाता था, एंड ही इज़ ऑल्सो नोन एज द बिग बुल। हाल में ही एक वेब सीरीज़ आई है जिसका नाम है स्कैम 1992। इस सीरीज़ को लोगों ने काफ़ी पसंद किया है और ये सीरीज़ हर्षद मेहता के जीवन पर आधारित है। और आज इस वीडियो में मैं हर्षद मेहता के लाइफ जर्नी और उसके स्कैम करने के तरीके को एक्सप्लेन करूँगा। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स जंप टू द आवर टुडेज़ वीडियो विच इज़ अबाउट हु वाज हर्षद मेहता एंड हाउ ही डिड द 1992 स्कैम। ये कहानी 29 जुलाई को शुरू होती है, जिस दिन हर्षद मेहता का जन्म गुजरात के पनेली मोती नाम के एक छोटे से गांव में शांतिलाल मेहता के घर पे हुआ था। इसके बाद शांतिलाल मेहता अपने परिवार के साथ मुंबई चले गए और वहाँ अपना टेक्सटाइल का बिजनेस शुरू किया। लेकिन यह बिजनेस कुछ खास चला नहीं और उनको मुंबई छोड़कर जाना पड़ा। हर्षद के पिता ने तब छत्तीसगढ़ शिफ्ट होने का मन बनाया और अपना टेक्सटाइल का बिजनेस वहीं पर शुरू किया। वहाँ ये बिजनेस चल पड़ा और इसके साथ ही हर्षद मेहता की स्कूलिंग भी वहीं शुरू हो गई। रायपुर से ही उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट की और ग्रेजुएशन के लिए मुंबई चले गए, जो उस वक्त बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। मुंबई के लाला लाजपत राय कॉलेज से इन्होंने अपनी बीकॉम की डिग्री प्राप्त की। बिजनेस बैकग्राउंड होने के कारण हर्षद मेहता को शुरू से ही पैसे कमाने का काफ़ी शौक था, इसलिए वो कॉलेज के साथ ही छोटी मोटी नौकरियां करते थे और अगले 8 सालों तक उन्होंने यही काम किया, जिसमें होजियरी और सीमेंट बेचने के साथ साथ हीरे बेचने का भी काम शामिल था। इसी तरह आगे चल के उन्होंने द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में जॉब साइन किया, जिसके साथ हर्षद मेहता की स्टॉक मार्केट में एंट्री हुई। उनको जैसे मन का वर्क जोन मिल गया हो। हर्षद मेहता का रुझान स्टॉक मार्केट में बढ़ता ही चला गया और 1981 में उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी और एक ब्रोकरेज फर्म हरजीवन दास निमिदा सिक्योरिटीज़ को ज्वाइन किया। स्टॉक के मामले में हर्षद का दिमाग बहुत ज़्यादा चलता था और उन्होंने स्टॉक मार्केट के कई पैंतरे प्रसन्न परजीवन दास से सीखे थे, जो उनके गुरु माने जाते हैं। 1984 में अपने भाई के साथ मिलकर उन्होंने अपनी एक नई कंपनी शुरू की, जिसका नाम रखा ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट, और BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एज ए ब्रोकर मेंबरशिप भी ले ली। यहीं से हर्षद मेहता का गोल्डन एरा शुरू होता है। अगले 6 साल यानी 1990 तक उनकी कंपनी शेयर मार्केट की दुनिया की एक नामी कंपनी बन चुकी थी। अखबारों में हर्षद का नाम चलता रहता था, वे सुर्खियों में छाए रहते थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी और ना ही शौक की। 90 के दशक में हर्षद के पास लेक्सस कंपनी की लग्जरी गाड़ियाँ होती थी। मुंबई में 1500 स्क्वायर फीट का सी फेसिंग बंगला, जिसमें प्राइवेट गोल्फ कोर्स और प्राइवेट स्विमिंग पूल थे। हर्षद जिस भी शेयर में इन्वेस्ट करता था उस शेयर की वैल्यू आसमान छूने लगती थी। इसका सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है ACC के स्टॉक, जिसकी वैल्यू कुछ ही दिनों में हर्षद ने 200 रुपये से लेकर 9000 रुपये तक पहुंचा दी। ऐसे अनगिनत उदाहरण मिलेंगे जिसमें हर्षद ने किसी शेयर में पैसा लगाया हो और उस कंपनी ने उम्मीद से कई गुना ज़्यादा रिटर्न दिए। इससे हर्षद मेहता को करोड़ों का मुनाफा होता था। इन्हीं सब चीज़ों ने हर्षद मेहता को शोहरत की उन बुलंदियों तक पहुँचा दिया जहाँ पहुँचने के लोग बस ख्वाब देखते रह जाते हैं। पर ऐसा क्या हुआ जिसने हर्षद मेहता को आसमान की बुलंदियों से लाकर सीधा ज़मीन पर पटक दिया? आइए जानते हैं। साल 1992 में हर्षद मेहता की अनलिमिटेड सक्सेस का राज खुल गया, या यूँ कहें तो उनके घोटालों का पर्दाफाश हो गया। इसके साथ ही उनकी गिरफ्तारी भी हो गई। हर्षद मेहता के घोटालों को उजागर करने का श्रेय जाता है उस वक्त टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रकार सुचेता दलाल को, जिन्होंने 23 अप्रैल 1992 को अपने एक आर्टिकल में हर्षद मेहता के खिलाफ एक लेख लिखा, जिसके बाद हर्षद पर उंगली उठनी शुरू हो गई। हर्षद के खिलाफ एक के बाद एक सबूत मिलने लगे और उनका कच्चा चिट्ठा सबके सामने खुल गया। CBI ने 9 नवंबर 1992 को हर्षद और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया। हर्षद मेहता पर कुल 600 से ज़्यादा दीवानी मामले और 74 आपराधिक मामले दर्ज किए गए, और जब घोटाले की रकम का आकलन किया गया तो यह राशि 4000 करोड़ से ज़्यादा की निकली। ये घोटाला इतना बड़ा पाया गया कि इसके बाद से ही सेबी की स्थापना हुई, ताकि भविष्य में ऐसे घोटालों को रोका जा सके। जब हर्षद की गिरफ्तारी हुई तो
तो उसने ये भी बयान दिया कि उसने उस वक्त के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को 1 करोड़ रुपए की रिश्वत भी दी है। हालांकि ये बात साबित नहीं हो पाई, लेकिन इस बयान के चलते पीवी नरसिम्हा राव सरकार की बहुत किरकिरी हुई, क्योंकि ये वही समय था जब पीवी नरसिम्हा राव पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों को रिश्वत देने का आरोप भी लगा था। तो आखिर वो कौन सा तरीका था जो हर्षद इतने बड़े घोटालों को इतने समय तक करने के लिए इस्तेमाल करता था? इसके जवाब के तौर पर सुचेता दलाल ने अपने लेख में बताया है कि हर्षद बैंक के नियमों में कमियों यानी लूपहोल्स को ढूंढकर उसे अपने गलत फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता था। साफ शब्दों में वो रेडी फॉरवर्ड डील का इस्तेमाल करता था। संक्षेप में बताता हूँ कि ये रेडी फॉरवर्ड डील क्या होती है। देश की सरकार कई योजना और प्रोजेक्ट्स लाती है। इसके लिए खर्च का एक हिस्सा पूरा करने के लिए सरकार गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ निकालती है। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ट्रेजरी बिल्स, कैश मैनेजमेंट और गवर्नमेंट बॉन्ड्स के रूप में होती हैं। इन्वेस्टर्स और बैंकों से सरकार इन सिक्योरिटीज़ के बदले एक तय समय के लिए एक रकम लेती है और इन पैसों के बदले सरकार उन सभी इन्वेस्टर्स को ब्याज देती है। उस वक्त बैंक को एक तय अमाउंट इन सिक्योरिटीज़ के रूप में देना कंपलसरी था। इस स्थिति में जब किसी बैंक को पैसों की कमी होती थी तो वो बैंक अपनी सिक्योरिटीज़ किसी दूसरे बैंक में जमा करके कुछ समय के लिए रकम उधार ले लेती थी और तय समय पर पैसे वापस करके सिक्योरिटीज़ वापस लेती थी। एक तरह से कहें तो ये बैंकों के बीच लोन लेने का साधन मानी जाती थी और इसी को रेडी फॉरवर्ड डील के नाम से जाना जाता है। तो इसी डील में ब्रोकर होते थे जिनका काम बैंक की सिक्योरिटीज़ के लिए खरीदार और ख़रीदारों के लिए सिक्योरिटीज़ बेचने वाले बैंक ढूंढकर इनके बीच डील करवाना होता था, जिसके चलते इन ब्रोकर्स को काफ़ी अच्छी खासी रकम कमीशन के तौर पर मिलती थी, क्योंकि डील्स भी करोड़ों में होती थी। हर्षद मेहता भी ऐसा ही एक डीलर था जिसकी कंपनी इस डील को करवाने का काम करती थी। चूँकि हर्षद की कंपनी उस वक्त काफ़ी नामी कंपनी थी, तो हर्षद बैंक्स के लिए एक विश्वसनीय ब्रोकर था और इसी भरोसे का उसने फ़ायदा उठाया। हर्षद मेहता एज ए ब्रोकर जब किसी भी बैंक से सिक्योरिटीज़ बेचने के लिए लेता था तो उस बैंक से 10-15 दिन की मोहलत भी ले लेता था और अगले बैंक से पैसा लेकर उस पैसे को शेयर मार्केट में लगा देता था, शेयर मार्केट को मैनिपुलेट करने में। और अगले 10-15 दिन में वो किसी तीसरे बैंक से पैसा लेकर पहले बैंक को चुका देता था। ठीक उसी तरह जिस तरह आप किसी से अपनी उधार दी हुई रकम मांगें और वो किसी तीसरे इंसान से उधार लेकर आपकी रकम चुका दे। यही तरीका इस्तेमाल करने के कारण करोड़ों रुपए हर्षद के आसपास घूमते रहते थे। पर कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। हद तो तब हो गई जब हर्षद को शेयर मार्केट में हेर फेर करने के लिए और पैसों की ज़रूरत पड़ी और इसी लालच ने उसको अपने घोटाले को एक स्टेप और आगे ले जाने के लिए मजबूर कर दिया। ये जो रेडी फॉरवर्ड डील होती है, इसकी डील कभी भी ब्रोकर के नाम से डायरेक्ट नहीं होती थी और ना ही सीधे ब्रोकर को उसके नाम पे पैसे दिए जाते थे। सिक्योरिटीज़ की ये डील एक स्पेशल रसीद पे होती थी जिसको बैंक रसीद कहा जाता था। हर्षद ने कुछ बैंकों की मदद से इस रसीद की कई कॉपीज़ बनवा ली, यानी वो जब चाहे किसी भी बैंक से किसी भी अन्य बैंक के नाम पे करोड़ों रुपए उठा सकता था। पर उसने अपनी नकली रसीद की मदद से ऐसा ही किया एंड अगेन इन पैसों को इस्तेमाल किया स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए, क्योंकि बॉम्बे शेयर एक्सचेंज के कई लोगों से उसकी मिली भगत थी। बाद में जब बैंक अपना पैसा मांगता था तो हर्षद मुनाफे से हुई रकम को उसे वापस कर देता, जिसके एवज में उसे अपनी नकली रसीद वापस मिल जाती थी, जिसकी असल वैल्यू बस किसी कागज़ के बराबर थी। और ये बात हर्षद मेहता के अलावा काफ़ी कम ही लोग जानते थे। हर्षद अपने घोटालों को इसी तरह जारी रखता गया, पर जब आर्थिक मंदी का दौर आया तो सभी स्टॉक के प्राइस काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरने लगे, जिस वजह से हर्षद मेहता को करोड़ों रुपए का नुकसान होने लगा। इस वजह से वो बैंकों का पैसा चुका नहीं पाया। इसी बीच सुचेता दलाल के लेख ने जैसे घास के ढेर में चिंगारी का काम किया और कुछ ही समय में हर्षद के सभी घोटालों का पर्दाफाश हो गया। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक यह घोटाला करीब 4,568 करोड़ रुपए का था। इन घोटालों के कारण पूरा स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, जिसमें देश के कई लोगों और कंपनीज का पैसा डूब गया। अपने पैसे डूबने के कारण कई लोगों ने आत्महत्या भी कर ली, जिसमें विजय बैंक के चेयरमैन का नाम भी आता है। गिरफ्तार होने के बाद हर्षद पर बहुत से मुकदमे चल रहे थे। कई मामलों में उसको क्लीन चिट भी मिल गई थी और हर्षद मेहता की मृत्यु होने तक उसे केवल एक मामले में दोषी पाया गया था, जिसके लिए उसे 5 साल की सज़ा हुई थी। 31 दिसंबर 2001 को मुंबई के थाने जेल में हर्षद मेहता को सीने में दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया।
जहां रात के करीब 12:30 बजे उसकी मृत्यु हो गई। इस स्कैम को हुए इतने सालों बाद भी यह स्टॉक मार्केट के एक बड़े स्कैम्स में जाना जाता है। लेकिन इतने बड़े स्कैम का आउटकम क्या निकला? क्या सभी दोषियों को सज़ा मिली? शायद सभी को नहीं, और ना ही उन सभी के साथ न्याय हुआ जिनके खून पसीने की कमाई डूब चुकी थी। इस स्कैम के बारे में क्या कहना है, आपका ओपिनियन क्या है, ये जानना चाहूँगा मैं कमेंट सेक्शन में। सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, और हम दोबारा मिलेंगे ऐसे ही एक नए इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। टिल देन, स्टे अवेयर, स्टे इन्फॉर्म, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।